हेलो, वेलकम टू द अकाउंट कॉन्सेप्ट। मैं आपके लिए फिर बैंकिंग अवेयरनेस की एक क्लास और लेकर आया हूं। तो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का जो हमारा ये पार्ट 3 है। अगर आप चाहें पुरानी क्लासेस देखना तो बैंकिंग अवेयरनेस की जो 2 क्लासेस मैंने पहले रिकॉर्ड की हैं उसमें देखिएगा। एक क्लास में तो हमने उसमें हिस्ट्री पढ़ा था कि किन किन बैंकों का भारत में आगमन हुआ है या कैसे कैसे बैंक बने, नेशनलाइज बैंक वगैरह। और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैंक हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। तो जितने भी वो टाइप्स ऑफ बैंक्स थे उनके बारे में हमने जाना था। अभी क्या है कि इस टाइप्स ऑफ बैंक्स में ही हम दूसरे बैंकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मैंने आपको बता दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में बहुत सारे बैंक्स हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है। तो आज हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है कि इस डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये कमर्शियल बैंक के पोर्शन को थोड़ा रिवाइज करते हैं और ये जानते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, और प्लस इसमें और थोड़ा बाकी था आरआरबी वाला, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कमर्शियल बैंक मैंने बताया था कि ऐसा बैंक, ऐसी एंटिटी जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करे, यानी वो उसका ये काम रहे कि वो प्रॉफिट कमाए। तो वो वाला जो बैंक रहता है वो कमर्शियल बैंक रहता है। और इस कमर्शियल बैंक के मैंने आपको बताया था कि कुछ प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। प्राइवेट वो होंगे जिसमें 51% जो शेयरिंग है उसका होल्डिंग रहेगा किसी प्राइवेट पर्सन के पास में, ऑर्गेनाइजेशन के पास में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के बैंक हैं, एक तो इंडियन है और एक फॉरेन है। जो इंडियन बैंक है उस इंडियन बैंक में भी 2 तरह के हैं कि एक ओल्ड है और एक न्यू है। तो ओल्ड और न्यू के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 1991 से पहले वाले जो बैंक हैं वो तो हैं ओल्ड, और 1991 के बाद वाले जो बैंक हैं वो न्यू है, ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि फॉरेन बैंक्स हैं। तो फॉरेन बैंक्स में मैंने आपको कई सारे बैंक बताए थे। बार्कलेज है, आप पुराना वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा। बार्कलेज है, बीएनपी परिबास है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, वूरी बैंक है, ड्यूश बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। इसके बाद मैंने आपको तीसरी कैटेगरी इसमें बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि डेडिकेटेड और निशे बैंकिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है भारत में, जिसमें मैंने बताया था कि भारत वालों ने पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2 तरह के बैंक बनाए थे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 11 पेमेंट बैंक्स और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। और इन 11 पेमेंट बैंक में अभी 7 वर्किंग थे, ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसके बारे में हमने ये भी देखा था कि पेमेंट बैंक्स में क्या चीज़ें हैं जो खास हैं। इसके बाद हमने पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात की थी, तो एसबीआई के बारे में बात की थी, उसके नेशनलाइजेशन के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी नेशनलाइज बैंकों की, और नेशनलाइज बैंकों में मैंने आपको बताया था कि 12 बैंक रह गए हैं नेशनलाइज बैंक। पहले ज़्यादा थे काफ़ी, तो अभी उसमें से केवल 12 बैंक जो हैं आपके बचे हैं। तो नेशनलाइज बैंक मैंने बताए थे, और अभी रिसेंट मर्जर हुआ इसका, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि रिसेंट ही इन नेशनलाइज बैंकों का मर्जर हो गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे। तो आज हमें बात करना है एक तो सबसे पहले आरआरबी के बारे में। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। तो इसके बारे में बात करते हैं। और इसके बाद मैंने बताया था कि आपको एक अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उसके बारे में हमें बात करनी है, और वो है आपका आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी की, और आरआरबी को हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोला जाता है, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनको बोला जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक जो है, देखिए जो आपको पता लग रहा है कि रूरल का मतलब गांव में, और एक क्षेत्र विशेष में, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय और रूरल का मतलब गांव। तो एक क्षेत्र विशेष में, गांव में इन बैंकों की स्थापना की गई थी, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि गाँव में ये वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करना। और इनकी शुरुआत की गई थी 1975 से। वैसे यहाँ पर 6 लिखा है, लेकिन ये आरबीआई एक्ट 6 है। दोस्तों देखिए, अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि आरबीआई एक्ट के बारे में बताइए कि आरबीआई एक्ट कौन सा है, तो आप बताइएगा 1934। अगर आपको पूछा जाए कि बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है, तो आप बताइएगा 1949। अगर आपको पूछा जाए कि आरआरबी एक्ट कौन सा है, तो आरआरबी एक्ट आप लिखिएगा 1976। तो 3 एक्ट हैं अलग अलग जो आपके कई बार आते रहते हैं। एक एक्ट और है, अगर आपको पूछा जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो मैं आप में बात करूँगा बाद में, तो वो है 1881। तो ये 3-4 एक्ट हैं जिनके बारे में आपको पूछा जाता रहता है, तो आप नोट करके रखिएगा। और मैं जो बात कर रहा था कि ये 76 एक्ट तो है, आरआरबी एक्ट 1976 तो है, लेकिन पहला जो ग्रामीण बैंक बना था वो पहले ही बन गया था। आपको पता है कि अगर कोई भी सरकार को कोई अमेंडमेंट या कोई कानून लागू करना होता है, तो वो कानून या अमेंडमेंट जो है वो सरकार अध्यादेश के द्वारा भी ला सकती है। यानी किसी कानून को पारित करने के लिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो संसद में पारित ना हो पाए, कि अभी संसद नहीं चल रही है, संसद में पारित ना हो पाए, तो उसके लिए बोलते हैं अध्यादेश जारी कर सकते हैं आप, अध्यादेश।
और अध्यादेश राष्ट्रपति की सहमति से जारी होता है। तो उसी तरीके से इनको बैंक बनाने थे, तो इन्होंने 1975 में बैंक बना दिया और पहला बैंक बना 2 अक्टूबर। आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर 1975 को बैंक बना दिया अध्यादेश के जरिए। बाद में जब संसद रिज्यूम हुई तो 1976 में कानून पास किया गया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आरआरबी एक्ट जो है वो 1976 है, लेकिन पहला आरआरबी जो है 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ है। और पहले आरआरबी का नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक और ये कहाँ स्थापित हुआ है? यूपी में। अभी भारत में देखा जाए तो 45 जो है आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में आरएमजीबी और बीआरकेजीबी। राजस्थान में आरएमजीबी का मतलब है राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बीआरकेजीबी का मतलब है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये 2 बैंक राजस्थान में कार्यरत हैं और 45 बैंक टोटल भारत में, पूरे भारत में 45 बैंक जो है वो कार्यरत हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने इसका पर्पस लिखा है, क्यों ये बैंक बनाए गए। तो दे हैव बीन क्रिएटेड विद द व्यू टू सर्व प्राइमरीली द रूरल एरिया ऑफ इंडिया। यानी इन बैंकों का जो उद्देश्य था, ये क्यों बनाए गए थे, इसका मतलब था कि रूरल एरिया को ही एक्चुअली प्राइमरीली इनको सर्व करना था और वहां पर बेसिक बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचानी थी, तो इसीलिए इनको स्थापित किया गया था। अब आप देखिएगा, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि यहाँ पे ये जो आरआरबीज हैं इनमें होल्डिंग पैटर्न क्या रहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि किसकी कितनी कैपिटल इसमें इन्फ्यूज होती है। कैपिटल का मतलब ये कि कौन कितनी पूंजी लगाएगा इसमें, तो वो कैपिटल का रेशियो मैंने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। ये 3 अलग अलग शेयर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आप जानते हैं जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार। लेकिन स्पॉन्सर बैंक की अगर हम बात करें तो स्पॉन्सर बैंक जो है 35% शेयर देता है। ये स्पॉन्सर बैंक क्या होता है? तो स्पॉन्सर बैंक कोई भी ऐसा बैंक जो चाहे तो प्राइवेट है और चाहे तो सरकारी है, पब्लिक है। ये कोई भी ऐसा बैंक जो अपनी कैपिटल में से 35% कैपिटल, ये आरआरबी की 35% कैपिटल लगाता है, वो इसका स्पॉन्सर बैंक कहलाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरएमजीबी सॉरी, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जो है उसका स्पॉन्सर बैंक है एसबीआई। यानी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल लगी है। कितना परसेंट लगेगी दोस्तों? 35%। इसके अलावा मैंने बताया बीआरकेजीबी, तो बीआरकेजीबी जो है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की कैपिटल लगी है 35%। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, बीओबी हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, एसबीआई हो, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बैंकों के स्पॉन्सर बैंक्स रहे हैं। तो ये आरआरबी से रिलेटेड छोटा सा इतिहास है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है इसमें अगर कुछ और आपको आगे देखना है तो देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये 2-3 साल पहले एक अमेंडमेंट हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है दोस्तों वो 5 करोड़ थी पहले, अब बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका कभी आ सकता है कि आरआरबी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। पहले 5 करोड़ थी, अब इनका कर दिया है 2000 करोड़। इसके अलावा आपको और पूछा जा सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट इनके होते हैं क्या। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो अदर बैंक है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों ही बैंकों को अपने टोटल लोन का 40% भाग जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में देना पड़ता है। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये पार्ट 40 की बजाय 75% है। यानी 100 रुपए में से 75 रुपए तो इनको वहां देना है जहां आरबीआई कहती है उन्हीं सेक्टर में, 25 के लिए फ्री है कि ये कहीं पर भी दे। उसी तरीके से आरआरबी के लिए भी ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट 75% का है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो टारगेट है वो 40% है प्राइवेट बैंकों के लिए, 40% ही है गवर्नमेंट बैंकों के लिए। तो फॉरेन बैंकों के लिए इसका टारगेट कितना है? फॉरेन बैंक्स के लिए पब्लिक इसके लिए टारगेट कितना है? और एक और चीज मुझे बताइएगा कि जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दोस्तों मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बहुत कम ही लोग जो है मुझे लगता है इंटरेस्ट ले रहे हैं इन क्लासेस में, जबकि ये काफ़ी यूजफुल और लेक्चर है, आपके लिए काम आने वाले हैं। अगर आप बहुत कम लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कि इन लेक्चर्स को, मैंने ये सोचा था कि आप घर बैठ के आप इन लेक्चर को देख पाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेक्टिव क्लास नहीं होती है, कम से कम कमेंट्स आपका करना बनता है, शेयर करना बनता है या लाइक करना बनता है, ताकि हम और अच्छा इसको कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। तो जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने मेरी तरफ से इसका मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, जितना जितना मैंने आज पढ़ा है। इसलिए मैं इस टच पैनल पर लेके आया हूँ कि इसी पे मैं आपको पढ़ाता रहूँ और उसी का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराता रहूँ।
तो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट हैं 75%। ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, PSL इसको बोलते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या इनको SLR और CRR जो है वो मेंटेन करना होता है। तो SLR और CRR भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में RBI में। लेकिन आप ये समझिए कि हाँ, इनको मेंटेन करना होता है। जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनको SLR और CRR, रिजर्व बैंक के पास CRR और अपने पास SLR रखना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ ये RRB, ये दोनों को ही ये रखना होता है, SLR और CRR। फिर इसके बाद एश्योरेंस कैपिटल मैंने बता ली। एक फैक्ट मेरा पहले छूट गया था, इसलिए मैंने लिख दिया इसमें कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पे मैंने पूरा ही एक वीडियो बनाया, उसको जाके भी आप देख लीजिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे FDI जो है प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए 74% है। और अभी लेटेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो FDI होता है, FDI 2 रूट से आता है। एक तो होता है डायरेक्ट रूट, जिसके थ्रू आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा आ जाइए। और एक होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट, इस डायरेक्ट रूट को ऑटोमेटिक रूट भी बोलते हैं, इस डायरेक्ट रूट को ऑटोमेटिक रूट भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक। लेकिन गवर्नमेंट रूट के थ्रू जब आता है तो वहां पर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो अभी पहले क्या था कि ये जो 74% है, ये जो है पूरा उस रूट से नहीं था, अब इसको ऑटो रूट से बना दिया है। 74% सीधा जो है आपका ऑटोमेटिक रूट से आ जाएगा, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा FDI जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में, यानी सरकारी बैंकों में FDI जो है वो केवल 20% रखा है। इस साल बढ़ाने का था और 30% करने का था, लेकिन आपको पता है प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि वो अमेंडमेंट नहीं कर पाए हैं। तो ये मैंने आपको बताया रूरल बैंक के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा जो दूसरा मैंने बताया था कि दूसरे क्या है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो IPP भी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना हुई 30 जनवरी 2017 को। इसमें 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है। दैट्स वाई द रीजन दैट इट इज कॉल्ड द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, बिकॉज मेनी अदर बैंक्स आर नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट। यानी दूसरे जितने भी बैंक हैं उनको नेशनलाइज किया गया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। यानी उनमें 100% इक्विटी अगर सरकार की है भी तो उनको पहले नहीं थी, यानी पहले उनको नेशनलाइज किया गया है। अब ये वाला बैंक जो है वो तो सीधा का सीधा गवर्नमेंट नहीं बनाया 100% इक्विटी के साथ। जैसे इसी तरीके का एक बैंक था पहले IDBI बैंक। तो IDBI बैंक जो था वो बैंक भी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक था पहले तो, लेकिन अब जो है ये अदर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो यहाँ पर प्राइवेट हो गया है। लेकिन ये पहले अदर पब्लिक सेक्टर बैंक था, क्योंकि इसकी स्थापना तो 1964 में हो गई थी, सरकार ने स्थापना की थी, नेशनलाइज हुआ नहीं था, ये गवर्नमेंट का था। एक और बैंक था पहले अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में, महिला बैंक। लेकिन आपको पता है कि महिला बैंक का मर्जर जो है SBI में कर दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, 2017 अप्रैल 2017 में। तो अब ये भी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, ये भी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, केवल यही IPPB ही आपका अदर पब्लिक सेक्टर बैंक बचा है। इसके अलावा इसकी 650 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। 30 जनवरी को इसका ऑपरेशन चालू हुआ था और इसका स्लोगन मैंने लिखा है, आपका बैंक आपके द्वार। इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताता हूं कि ये एकमात्र ऐसा पेमेंट बैंक है जो सरकारी पेमेंट बैंक है, यानी ये गवर्नमेंट का या पब्लिक पेमेंट बैंक है। दूसरे जितने भी पेमेंट बैंक हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे आपका आइडिया आदित्य बिरला वाला हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे एयरटेल हो, वो सारे प्राइवेट हैं। केवल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ही ऐसा है जो सरकारी बैंक है। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि सरकारी या गवर्नमेंट का पेमेंट बैंक एकमात्र कौन सा है, तो वो ध्यान रखिएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। अभी इसमें कई सारे सुविधाएं भी चालू की थी करंट से रिलेटेड। अगर आप करना चाहें तो 10,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर, किसी डाकिए से। उसके लिए एक जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो होगी AEPS। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम चालू कर दिया है इन पोस्ट ऑफिस में, और आप 10,000 रुपए जो है थ्रू आउट द ऑल ओवर इंडिया, यानी कि कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में से आप जो है अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा चैनल यहाँ पर बन जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि इस चार्ट में से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। हमने प्राइवेट के बारे में बात कर ली है, पब्लिक के बारे में बात कर ली है, उसमें भी हमने SBI के बारे में बात कर ली है, उसमें हमने नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में भी बात कर ली है। अब नेशनलाइज्ड बैंक के बाद में जो आपका है वो है RRB और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके बारे में आज बात कर ली है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक की। तो डेवलपमेंट बैंक में मैंने बताया कि डेवलपमेंट बैंक वो बैंक हैं जो किसी एक एरिया स्पेसिफिक के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। और
इन एरिया विशेष के डेवलपमेंट के लिए जब ये बैंक बनाए जाते हैं तो इनका जो है काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि उस क्षेत्र विशेष का विकास करना होता है। इसीलिए प्रॉफिट कमाना मोटो न होने के कारण इनको कमर्शियल बैंक न बोलकर विकास बैंक बोला जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक है वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड का काफी बार जिक्र आता रहता है, मैंने बताया था पहले कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है सिडबी। तो ये दो बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानते हैं चलिए दोस्तों। और उसके अलावा जो दूसरे हैं IFCI वगैरह हैं, या फिर आपका NHB है, या फिर एक्सिम बैंक है, उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों ही हैं। तो इनके बारे में जानते हैं हम। अब हम जानते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। और नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। और ये समिति याद रखिएगा, ये SSC का किस जमाने में फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये नाबार्ड की स्थापना की गई है। तो नाबार्ड की स्थापना की गई शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी कमेटी, एक बार और लिख रहा हूं हिंदी में मैं, आप याद रखिएगा, शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, हर्ष कुमार भानवाला इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी कैपिटल भी जो है 30,000 करोड़ कर दी है। पहले इसकी कैपिटल बहुत कम थी, 5,000 करोड़ थी, तो उसको बढ़ाकर 30,000 करोड़ जो है इसको कर दिया है, 30,000 करोड़। और उस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि ये जो है 50,000 करोड़ भी की जा सकती है। दूसरा, इसकी 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले इसकी 72.5% इक्विटी जो है वो RBI के पास थी। और आपको पता है कि RBI तो रेगुलेटर है, तो वो बैंकों के साथ में इस तरीके का रिलेशन नहीं रख सकता है। इसलिए इसकी 100% कैपिटल करीब 1470 करोड़ रुपए में RBI ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये 100% जो है सरकारी बैंक हो गया है। इसके क्या क्या फंक्शन है, ये फाइनेंशियल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और सुपरविजन फंक्शन। ये मैंने लिखा है। फाइनेंशियल फंक्शन का मतलब वित्तीय फंक्शन से आप ऐसे समझ सकते हैं कि नाबार्ड जो है दूसरे बैंकों को रीफाइनेंस करता है। दूसरे बैंकों को रीफाइनेंस कैसे करता है कि अगर किसी बैंक के पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो जैसे मान लीजिए RRB है, RRB के पास पैसे नहीं है, तो नाबार्ड क्या करेगा, नाबार्ड पहले RRB को पैसा देगा और RRB बाद में आगे जाके क्या करेगा, कस्टमर को पैसा देगा। तो ये जो है इस तरीके से काम करता है। तो फाइनेंशियल काम करता है, फिर डेवलपमेंट, मैंने बताया रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और कई बार जो है ये डेवलपमेंट इस तरीके से भी करता है कि डायरेक्ट फाइनेंस करता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उस किसान ने मान लीजिए 10 हेक्टेयर में कोई बागान लगाया है, तो उस 10 हेक्टेयर के लिए उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो नाबार्ड उसको सीधा भी फाइनेंस कर सकता है और ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके अलावा मैंने तीसरा फंक्शन बताया कि सुपरविजन का काम करता है। सुपरविजन यानी कि RRB एक तो, और जो आपके कोऑपरेटिव बैंक है, RRB और कोऑपरेटिव बैंक का सुपरविजन का काम ये नाबार्ड करता है। तो ये 3 फंक्शन है दोस्तों इसके। आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों। इसके अलावा यहां पर सिडबी के बारे में हम बात करते हैं। सिडबी एक दूसरा बैंक है जो डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, लेकिन जैसे नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, वैसे ही ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। और ये बनाया गया है छोटे छोटे लघु इंडस्ट्रीज के लिए। आपने नाम सुना होगा कई बार MSME। तो MSME का स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया गया है। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ ध्यान रखिएगा दोस्तों, लखनऊ जनरली सभी का हेडक्वार्टर नहीं होता है। जैसे नाबार्ड का मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। जनरली मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तो होता है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ हेडक्वार्टर है सिडबी का। दूसरा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और यहाँ पर मैंने बताया कि इसके वर्क क्या है, तो प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। वही दोस्तों MSME का प्रमोशन करना, उनको फाइनेंस करना और उनका विकास करना। जैसे गांव में फाइनेंस और डेवलपमेंट का काम नाबार्ड करता है, वैसे छोटे छोटे उद्योगों को MSME को डेवलपमेंट करने का काम ये करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि MSME क्या है। तो MSME को देखिए दोस्तों 3 कैटेगरी में बांटा गया है। M का मतलब है माइक्रो, S का मतलब है स्मॉल और इको, M का मतलब है मीडियम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये इनके लिए क्राइटेरिया बनाया गया। पहले क्राइटेरिया बहुत टफ था। ये क्राइटेरिया पहले जो था वो सर्विस सेक्टर में अलग था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग था। और ये जो क्राइटेरिया था पहले था इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं आप, उसके ऊपर था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। लेकिन अब ये क्राइटेरिया बदल दिया है, निवेश के ऊपर इस क्राइटेरिया को नहीं रखा गया है, क्योंकि निवेश को कैलकुलेट करना और फर्नीचर, फिक्सर तो दूसरी चीजें। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में तो लैंड में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, मशीनरी में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये काम का नहीं था, इसलिए इस क्राइटेरिया को बदल दिया गया है। आइए देखते हैं कि आप नया क्राइटेरिया क्या बनाया है। तो नया क्राइटेरिया ये देखिए, ये एक एक्ट है
MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006, और इस एक्ट के तहत बोला गया है कि जो माइक्रो होगा वो अप टू द 5 करोड़, 5 करोड़ क्या टर्नओवर, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर का मतलब आप बहुत ही इजी समझिएगा, किसी कंपनी की सेल, अगर उस कंपनी की बिक्री या उसकी कंपनी की सेल जो है वो कितना है, वो 5 करोड़ रुपए है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर किसी कंपनी की सेल 5 से 75 करोड़ है या टर्नओवर 5 से 75 करोड़ है तो उसको बोलते हैं स्मॉल, और 75 से 250 करोड़ वाले छोटे उद्योगों को बोला जाता है मीडियम। तो इसके अनुसार गवर्नमेंट छूट वगैरह भी देती है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा नाबार्ड और सिडबी के बाद में जो दूसरे संस्थाएं हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है NHB, और NHB जो है अभी थोड़े टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी हुआ करती थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी नहीं है ये, इसमें को 100% कैपिटल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। दूसरा इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक, 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई है। जैसे सबसे पहले 1982 मैंने बताया था आपको कि 1982 में डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई है, 1990 में सिडबी की स्थापना हुई है, और 1988 में NHB की स्थापना हुई है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके चीफ है शरद कुमार होता। 100% मैंने बता ही दिया है कि कैपिटल किसके पास है, सरकार के पास है। और इसका छोटा सा वर्क मैंने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, टू ऑपरेट एज अ प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए, ध्यान रखिए, प्रमोट करने के लिए ये प्रिंसिपल फाइनेंस एजेंसी है, बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल, छोटे लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट टू सच इंस्टीट्यूशन। और ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, चाहे वो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के हों, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनको लोन वगैरह देती है, उनको असिस्टेंस देती है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे रीजनल लेवल पे हो। तो NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक का यही काम है दोस्तों। इसके बाद जो अगला डेवलपमेंट बैंक देखते हैं हम वो है एक्जिम। एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो भारत का ये बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी बाधाएं हैं उसको खत्म करने में लगा है। भारत से ज़्यादा कितना एक्सपोर्ट हो सकता है उसके बारे में लगा है। कि किसी एक्सपोर्ट करने वाले को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसके लिए दूसरे विदेशों में संपर्क साधना या उनको उधार माल बेचने में दिक्कत तो नहीं है, क्या पता इन्होंने उधार माल बेचा और उधर से पैसा नहीं आया, तो उसके लिए गारंटी प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पैकेजिंग जो होती है एक्सपोर्ट में वो भी आपको लोन वगैरह के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग में जो आपका सपोर्ट है वो। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और 1982 में इसकी स्थापना हुई है, सेम एज द नाबार्ड। और डेविड रस्किना जो है इसके चीफ हैं, मोहम्मद डेविड रस्किना जो है वो इसके चीफ हैं। और ये क्या काम करता है, देखिए यहाँ पर लिखा है निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंस देता है, उनको लोन देता है, और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन का मतलब होता है कि बढ़ाता है, बढ़ाने का काम करता है। तो देश के व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से माल व सेवाओं के निर्यात का वित्त पोषण करता है। वित्त पोषण करने का मतलब वही फाइनेंस हो गया कि अगर सरकार जो निर्यातक और आयातक हैं अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनको वित्त पोषण या फाइनेंस करने का काम करता है। और विभिन्न जो है समन्वय का काम भी करता है प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में। तो ये एक्जिम बैंक के बारे में है। दूसरा दोस्तों एक है IFCI। IFCI इतना चर्चा में नहीं रहता है क्योंकि ये बैंक नहीं है, ये बैंक नहीं है, पर मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है इसको मैं आगे बताऊंगा, या एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज किसे बोलते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज किसे बोलते हैं। तो अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको अलग से इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें जो है इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में डिफरेंसेस हैं। 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, इमादी शंकर राव इसके चीफ हैं। और इसका काम है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस टू लार्ज स्केल रिनोवेशन, एक्सपेंशन एंड न्यू इंडस्ट्री, यानी नई इंडस्ट्री के लिए या पुरानी इंडस्ट्री के रिनोवेशन के लिए, उदारीकरण के लिए या उसके बढ़ोतरी के लिए, एक्सपेंशन के लिए ये जो है लाइसेंस ये जो है फाइनेंस देता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। तो यह IFCI के बारे में है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में है, उस कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कोऑपरेटिव बैंक के अलावा जब हमारा कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा तो आप सब लोगों को ये वीडियो शेयर कर लीजिए, लोगों सभी तक पहुँचे। और इसके बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो RBI लेंगे और RBI के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।